हेलो स्टूडेंट्स, सो वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। और आज हम जो करने जा रहे हैं दैट इज आवर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम क्लास 11th। ओके, तो हम 11th क्लास में कुछ लॉज पढ़ने वाले हैं कि ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन सम लॉज हैज टू फॉलो। 9th क्लास में अगर आपको ध्यान दो, 9th क्लास में भी हम 2 लॉ पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब वो जो 2 लॉ 9th क्लास वाले वो तो हमारे यहाँ वापस रिपीट हो गए होंगे, उसके अलावा हम कुछ नए लॉज को भी इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि हम 11th क्लास में कौन कौन से लॉज पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, सेकंड, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और रेशियो भी बोल सकते हैं इसको। थर्ड वन इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन रेशियो अनुपात की बात है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। पहले हम लॉज डिस्कस करने वाले हैं, देन वी विल डिस्कस 5 लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, जो लॉ खाली गैस के ऊपर अप्लाई होगा हमारा, गेलुशेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। एंड 6 वी विल डू दैट इज एवोगैड्रो लॉ। यस, सो इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर बेटा हम ये इतने लॉज डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको तो ये 2 स्टार्टिंग वाले जो लॉज हैं हमारे फर्स्ट सेकंड, ये तो आप 9th क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए आज हम इस लेक्चर के अंदर ये 2 लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे विद न्यूमेरिकल्स, so that you can use these laws in your numerical portion. So these 2 numericals are very important for 9th class also and for 11th class also. तो हम आज ये दोनों ही laws करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Yes, तो हम फर्स्ट लॉ स्टार्ट करते हैं, that is our law of conservation of mass। ठीक है, वेरी बेसिक, वेरी इजी। जो बच्चे 9th में थोड़ा ढंग से पढ़ के आए हैं उनको ऑटोमेटिकली पता है, नाम से भी पता लग रहा है कि ये लॉ हमें क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सिंपल सी लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू 9th कि लॉ मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम अपनी तरफ से ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही उसको बना सकते हैं। और हम दूसरी लैंग्वेज में बात करें कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास ऑफ रिएक्टेंट during any chemical reaction mass of reactants always remain equal to the mass of products। ठीक है, कि वही केमिकल रिएक्शन सही मानी जाएगी जिसमें रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के इक्वल होगा। सपोज वी आर गोइंग टू टेक ए रिएक्शन दैट इज A plus B that we converting into C plus D। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ तो A plus B का जो मास है, मास वो C plus D के इक्वल होना चाहिए। ओके, दैट शुड बी इक्वल टू C and D। तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन इस लॉ को फॉलो करेगी तो वही रिएक्शन सही होगी। तो यही रीजन है कि हमें इक्वेशंस को, रिएक्शंस को, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ता है। 10th क्लास में आप पढ़ के आए फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है ना, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है हमें? ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अंडरस्टैंड? अब हमने एक न्यूमेरिकल लिया है कि what mass of silver nitrate will react with 5.85 gram of sodium chloride silver nitrate to produce 14.35 gram of silver chloride and 8.5 gram of sodium nitrate। ठीक है, तो इस केमिकल रिएक्शन में हमें क्या करना है कि एक रिएक्टेंट का मास फाइंड आउट करना है कि कितना सिल्वर नाइट्रेट हमें चाहिए। कि व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, चलो हम बात करते हैं, पहले रिएक्शन लिखते हैं कि AgNO3 react with sodium chloride, okay, to produce this one silver chloride AgCl plus sodium nitrate that is NaNO3। तो कितना मास चाहिए हमें? इसका मास हमें चाहिए, ये बताना x कितना चाहिए हमें, किसके साथ? विद 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, AgCl कितना बना? 8.5 ग्राम एंड 8.5 ग्राम सोडियम नाइट्रेट, 5.8 ग्राम सोडियम क्लोराइड टू प्रोड्यूस दिस वन
14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट। दैट मीन्स हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करके चेक कर लेंगे। दैट मीन्स कि x प्लस 5.85 दैट इज शुड बी इक्वल टू 14.35 प्लस 8.5। अंडरस्टैंड? तो चेक कर लेते हैं हमारा कितना है ये कि x प्लस 5.85, देखिए उधर कितना हो गया हमारे पास ये 14.35 इंटू 8.5 दैट इज 22.85 है ना। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, वो उधर जाके माइनस का हो जाएगा हमारे 22.85 माइनस 5.85 दैट इज 17.0 ग्राम। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, एंड इस टाइप के क्वेश्चंस आपके 9th स्टैंडर्ड में भी और 11th स्टैंडर्ड में भी। अब देखने में हमें बड़ा इजी लगता है, बट जब आप इसको करने बैठते हैं तो न्यूमेरिकल दिखते ही हमारी एकदम से आंखें खुल जाती है, पता नहीं कहाँ से आ गया क्या आ गया। सो बेटा जब हम के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तभी हमें अच्छे से ये चीजें हो पाएंगी। अंडरस्टैंड? यू नो कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दैट मींस रेशियो भी हम उसको बोलते हैं। अगर हम बात करें डेफिनेशन की, लॉ हमें क्या बताता है कि ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन इन एनी कंपाउंड the ratio of elements always fixed by their mass। ठीक है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स की रेशियो होती है वो हमेशा फिक्स होती है, इट नेवर चेंज। ठीक है, चलिए एग्जांपल की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे अब मैंने क्वेश्चन पूछा आप लोगों से कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर, आप हमेशा यही बोलोगे H2O। HO2 नहीं बोलो, HO2 नहीं कभी बोलना ना भाई। और हम बोलते हैं कि चलो बेटा कि हमें क्या क्या हमें वाटर के सैंपल चाहिए अलग अलग, तो हम सपोज एक वाटर का सैंपल हम लेकर आए टैप वाटर, दूसरा वाटर का सैंपल हमने लिया पोंड से, तालाब से, और एक बच्चा सैंपल लेकर आया वेल वाटर। अब ऑब्वियसली देखो सभी के सोर्सेज तो अलग हो गए हमारे, लेकिन मिलेगा तो पानी ही ना, उसको बोलेंगे तो हम पानी, और वाटर बोलेंगे तो ऑब्वियसली उसका फॉर्मूला भी H2O ही होगा। अच्छा फॉर्मूला तीनों का सेम है तो ऑब्वियसली जब इनकी रेशियो निकालेंगे, हाइड्रोजन में 2 ग्राम क्योंकि एक का हमारा मास 1 होता है इंटू 16, तो रेशियो क्या है हमारे पास 1:8। तो वो रेशियो यहाँ पर भी सेम आएगी, वो रेशियो यहाँ पर भी सेम आएगी। अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब वाटर के अंदर जब हम चाहे सोर्सेज हमारे कितने ही चेंज हो जाए, कभी भी मास रेशियो चेंज नहीं होगी एटम्स की। ओके, तो वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। देखिए सपोज वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस CO2, हमें CO2 चाहिए। अब CO2 बनाने के हमारे पास मेथड कितने हो सकते हैं, देखिए CaCO3, अगर इसको हम सिंपली हीट कर दें तो भी हमें CO2 मिल सकती है ना। हम डायरेक्ट भी CO2 बना सकते हैं, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन CO2। अगर हम हीट कर दें किसी भी हाइड्रोजन के कार्बोनेट को, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, अगर हम इसको सिंपली हीट कर दें तो भी हमें CO2 मिल सकती है ना। देखिए CO2 को मिलने के हमारे अलग अलग 3 रिएक्शंस लिए हमने, बट आप चेक करिए तीनों ही रिएक्शंस में फॉर्मूला सेम है या नहीं है। अब फॉर्मूला सेम है तो ऑब्वियसली मास रेशियो भी सेम आएगी। सो सेकंड लॉ क्या कहता है हमें कि ड्यूरिंग एनी कंपाउंड या ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन इन एनी कंपाउंड द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स ऑलवेज रिमेन फिक्स, और रेशियो कभी चेंज नहीं होती। अंडरस्टैंड? तो चलिए अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। यस चलिए बेटा न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर। सो 2.16 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड, so it gave 2.7 gram of copper oxide. Okay, in another experiment 1.15 gram of copper oxide upon reduction with hydrogen gave 0.92 gram of copper metal. So that this data follow the law of constant proportion. That means we have two cases कि इस कॉपर, एक तो ये कॉपर ऑक्साइड है हमारे पास, तो इसके अंदर कॉपर कितना है 2.16 ग्राम। सेकेंड केस we have this one copper oxide और उसके अंदर से हमें कॉपर मेटल कितना मिला इतना। तो इसको हम दोनों केसेस में चेक करते हैं कि अगर कॉपर की और ऑक्सीजन की जो मास रेशियो है दैट इज सेम और नॉट। अगर वो सेम है तो यस ये लॉ हमारा फॉलो करेगा, ये डाटा लॉ को फॉलो करेगा, अदरवाइज
नो। तो हमें क्या करना है, दोनों में रेशियो चेक करनी है। तो हम बात करते हैं, चलिए केस नंबर 1 की बात करते हैं। फर्स्ट केस क्या कह रहा है हमें, तो टोटल कॉपर ऑक्साइड कितना है हमारे पास, दैट इज 2.7 ग्राम। ठीक है, इसके अंदर कॉपर मेटल कितना है, दैट इज 2.17 ग्राम। ओके, तो हम इसमें कॉपर की परसेंटेज निकाल लेते हैं, परसेंटेज ऑफ कॉपर कितना है इसके अंदर। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय टोटल मास इनटू 100, दैट इज 2.17 डिवाइड बाय 2.7 इनटू 100। यस, तो इसको कैलकुलेट करके देखो बेटा, अप्रोक्सीमेट जब आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे इट इज कमिंग 80%। देखना आप इसको कैलकुलेट करके, तो हमने जब इसको कैलकुलेट किया कितना आया हमारे पास, दैट इज 80%। यस, तो ये हमारा केस नंबर फर्स्ट चल रहा है। जब कॉपर इसके अंदर 80% है तो ऑक्सीजन कितना रहेगा, दैट इज 20%, 100 माइनस 80। यस, तो अब हम केस सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड केस में हमारे पास कॉपर ऑक्साइड कितना है, टोटल कॉपर ऑक्साइड कितना है, दैट इज 1.15 ग्राम। और उसके अंदर से कॉपर मेटल कितना मिला हमें, दिस वन 0.92 ग्राम। अंडरस्टैंड, तो यहां पर भी हम वही चीज चेक कर लेते हैं, परसेंटेज चेक कर लेते हैं। परसेंटेज ऑफ कॉपर कितनी है इसके अंदर, ठीक है, गिवन मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100। कैलकुलेट करके देखो, यहां पर भी वही आ रहा है 80%। तो ऑक्सीजन कितनी हुई इसके अंदर, दैट इज 20%। यस, तो दोनों ही केस में, ये हमारा फर्स्ट केस था है ना, ये सेकंड केस, दोनों ही केस में मास रेशियो सेम आ रही है, देखो। अंडरस्टैंड, सो यस दिस डाटा फॉलो द, यस दिस डाटा फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हमें न्यूमेरिकल्स करके देखने, और बहुत इजी न्यूमेरिकल है। आप लेंथ में थोड़े बड़े होते हैं, देखने में बड़े होते हैं, बट जब इनको करने बैठते हैं इनसे आसान न्यूमेरिकल नहीं है। और जब हम एक चीज के ऊपर 4-5 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें ये चीज समझ में आ जाएगी। अंडरस्टैंड, सो रिमेनिंग लॉज वी विल डू इन आवर नेक्स्ट मॉड्यूल। ओके, थैंक यू।